लिखना चाहते हैं तो ईयर इज, आप ये ईयर नोट डाउन कर लो ताकि आपका रेफरेंस डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ईयर इज 2019, पेपर 2-1, ठीक है। अब आप पहले से रीड करो, पहले आप इसे सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूँ। तो आई वेट फॉर 1 मिनट फॉर एवरी 1 मार्क, ठीक है। अलीशा, कैन यू हेयर मी? मेरी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं? आपको समझ में आ गई बात मैंने क्या कही है? तो वो कहते हैं कि हाउ आर वी सपोज टू यूज दिस सेपरेटिस टू हैव अ रेंज ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो देखें, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, राइट, एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो एक सीरीज में और एक पैरेलल में, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अब वो ये कहता है कि वो मल्टीपल रीडिंग्स लेना चाहता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है। अगर वो इस रजिस्टर की बात करें तो ये क्या है? ये है वेरिएबल रजिस्टर, राइट। तो वेरिएबल रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, ठीक है, और हम खुद चेंज करते हैं। तो चेंज रेजिस्टेंस, सॉरी, चेंज इन रेजिस्टेंस इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये हम खुद करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं करता। हम कर सकते हैं। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, जैसे फैन स्पीड हम कंट्रोल करते हैं ना अपने स्कूल में, अपने घर में, ठीक है। फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक नॉब होती है, हम उस नॉब को डिफरेंट पोजिशन पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। अब वो ये कहता है कि किस तरह से हम रेंज ऑफ एमीटर और वोल्टमीटर रीडिंग्स ले सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर होना चाहिए, पहले तो ये देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1 मार्क। 1 मार्क का मतलब है कोई अननेसेसरी डिटेल नहीं चाहिए, बहुत स्पेसिफिक चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम ये कह सकते हैं, बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, एक नंबर हो गया खत्म, ठीक है, कहानी खत्म। या आप ये भी कह सकते थे, अगर आप दूसरा ऑप्शन देना चाहते हो तो आप कह सकते थे दूसरा ऑप्शन में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि हम कह सकते थे कि अगर हमें मीटर और वोल्ट मीटर की रेंज चाहिए ना, तो बाय एडिंग मोर सेल्स इन दी सर्किट, हम बड़ी पावरफुल सर्किट यूज कर लेते हैं, ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड? गुड। अब चलते हैं आगे। तो पार्ट बी सेज रीडिंग्स आर ऑब्टेन्ड एज शोन। वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग अगर आ जाए, स्टेट ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ स्टेट करना, आई डोंट थिंक इट्स बिग डील। तो अब आप कर चुके हो, काफी हद तक आपको आता है। तो ओम्स लॉ 2 मार्क्स के लिए स्टेट करना, इसका मतलब है वो दो चीजें चाहता है मुझसे। तो सिंपल स्टेटमेंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, ये एक स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? इफ फिजिकल स्टेट स्टेज कांस्टेंट, दैट गिव्स मी 2 मार्क्स। ठीक है। यूजिंग दीज रिजल्ट शो दैट रजिस्टर ओबेज ohms law। तो अब हमें सिर्फ ये रिजल्ट यूज करके क्या कहते हैं, ये शो करना है कि ओम्स लॉ जो है ना वो ओबे करता है ये। तो अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक कि देखें सर, आपने अभी स्टेटमेंट लिखी है आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ये लिखा है ना, तो ये हमें नजर आ रहा है आई इज इंक्रीजिंग, वी इज इंक्रीजिंग। तो ये ओम्स लॉ तो सही है, बट दैट दैट्स द इनकरेक्ट वे ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन। उसने इतना सिंपल, मतलब समझने की बात है कि सीआई वाले इतने अगर अच्छे इंसान हैं, इतने क्यूट लोग हैं कि दे वांट अस टू स्कोर मार्क्स, तो फिर तो बात ही नहीं हुई ना। मतलब वो तो नहीं चाहते होंगे कि हमारे मार्क्स आए, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, लिखना होगा। तो इन दी सिचुएशंस जहाँ पे एक तरह का माइंडसेट होता है बच्चों का कि वो देखते हैं कि भाई वो ये तो लिखा हुआ है तो वो दोबारा लिख देंगे, तो हमेशा ये सोचना, रुक जाना फिजिक्स के अंदर कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि अभी जो मैंने स्टेटमेंट 1 दी है ना, वही स्टेटमेंट 2 है अगर दूंगा दोबारा से पार्ट 2 में, तो मुझे फिर एक नंबर मिल जाएगा। ये हो ही नहीं सकता। तो मतलब अब मुझे कुछ नया करना। अच्छा भाई, और मैं नया क्या करूंगा? नया मैं ये करूंगा कि मुझे याद आया, हमें सर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? रजिस्टर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओमिक, और एक होते हैं नॉन ओमिक। ओमिक वाले वो होते थे जिनका स्ट्रेट बनता था ऐसे, वी और आई ग्राफ, यानी कि इनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती थी। और नॉन ओमिक वो होते थे जिनका कोई कर्व बनता था, या तो यूं बनता था या यूं बनता था, जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल होती थी, कांस्टेंट नहीं होती थी। ये बताओ, ये बात याद आई? अब इसे इस्तेमाल करने का टाइम आ गया। इसका क्या मतलब है? देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पॉइंट लें, उस पे आई और वी कैलकुलेट करें, ग्राफ के थ्रू रीड करें, और फिर आर निकालें, या कोई दूसरा पॉइंट लें, उस पे आई और वी कैलकुलेट करके फिर आर निकालें, तो ये दोनों आर सेम आएंगे या डिफरेंट है? तो जवाब है सर सेम आएंगे। ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट तो सेम ही है स्ट्रेट लाइन में। हाँ, अगर कर्व होता, ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पे मे बी R1 और R2 में फर्क होता, राइट? ये मेरे जहन में चल रहा है बैकग्राउंड पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक नंबर के लिए ये सब कुछ करने लगा तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर मैं क्वेश्चन देखूं, तो क्वेश्चन में क्लियरली मुझे उसने कहा है कि सिर्फ ये बता दो भाई इस डेटा को देख के कि ये ओमिक है या नहीं ओमिक। तो सही है, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं कोई एक सेट ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल 7.6 वोल्ट एंड 320 मिली एम्पेयर। अब मिली एम्पेयर्स क्या होता है? तो मिली एम्पेयर्स होता है 320 एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर। ठीक है, ये मिली की जगह पे आप लिख सकते हो। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको ग्रेड 10 के अंदर एक वर्कशीट दी थी, वो थी स्टैंडर्ड्स। उसमें मिली, माइक्रो, पीको, नैनो लिखा हुआ होता है। और अगर याद नहीं है तो मिली होता है स्मॉल m एक्सपोनेंट -3। माइक्रो होता है, इस तरह का सिंबल बना होता है 10 with power -6। नैनो होता है स्मॉल n का सिंबल बना होता है, वो होता है एक्सपोनेंट -9। ये तीन चीजें हैं, बस यही आती है, इसके अलावा कुछ आती नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को कंसिडर करके रेजिस्टेंस निकाल। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? वी अपॉन आई। वी कितना है? 7.6, और आई कितना है? 320 एक्सपोनेंट -3। चलो डिवाइड करते हैं, 7.6 डिवाइडेड बाई 320 एक्सपोनेंट -3। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 23.75 ओम। ठीक है। एक और कंसिडरेशन कर लेता हूँ, कोई और एक वैल्यू पूरे डेटा सेट में से। आप 5.2 सेलेक्ट कर सकते हो 220 के साथ, तो जो आपका दिल चाहे, तो 5.2 वोल्ट एंड 220 मिली एम्पेयर। अब देखो, मैंने एग्जामिनर को ना अपने हाथ में फंसा लिया है। वो इसमें मेरी गलती उल्टा होके भी लटक जाए ना, नहीं निकाल सकता। अगर मैं अंग्रेजी जबान लिख रहा होता, यहाँ पे बैठ के सेंटेंसेस लिख रहा होता,
कि क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, जो कुछ लोग करवाते भी हैं, तो उसमें वो नंबर काट सकता है। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं कमेंट करूंगा सिंस रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो वो इट इज एन ओमिक रेजिस्टेंस, ओम। तो ये बताओ, ये वर्किंग समझ में आई? ये लग ज्यादा रही है एक नंबर के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं। सिर्फ मैंने दो डिफरेंट वैल्यूज पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? तो अभी आपने सिर्फ फिलहाल क्या कहते हैं, टेंशन नहीं लेनी, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वर्किंग। तो अभी आप सिर्फ समझते जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपना टाइम बचाएं। तो ये हमने सिर्फ कर ली। ठीक है, अब आगे आते हैं। The student has available an ammeter with five ranges. Suggest how the student makes best use of different ranges during the investigation. ठीक है, अब वो क्या कहता है, देखो, उसने कहा कि ये जो डेटा है ना, ये वाला जो डेटा है, यानी कि यहाँ पे जो मौजूद है रेजिस्टेंस और एमीटर, उसके लिए उसके पास डिफरेंट रेंजेस के एमीटर अवेलेबल है। 0 से 10 एम्पेयर है, 0 से 200 मिली एम्पेयर है, उसके बाद 0 से 20 है, फिर है 0 से 2 मिली एम्पेयर, फिर 0.2 मिली एम्पेयर। तो इसमें से कौन सा यूज करना चाहिए उसे? तो अब इसको करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपना जो क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को वो ऊपर ज़ाहिर स्क्रॉल हो गया, नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं वो वैल्यूज लिख लेता हूँ जो मेरे पास टेबल में थी। करंट की वैल्यू थी 320 मिली एम्पेयर। अच्छा, आई यूज टू राइट इट, फॉर माई अंडरस्टैंडिंग इन माई एग्जामिनेशन एज वेल। जब आप फिजिकली लिख रहे होते हैं ना, तो आपके जहन में वैल्यूज जा रही होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको लिख लिया करो खुद से। उसका रीजन ये है कि बार बार स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं ना एग्जाम में बैठ के, तो दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। अच्छा, अब मुझे ये तीनों एम्पेयर्स जो है ना वो मेजर करना है, और एम मीटर मुझे इसमें से सेलेक्ट करना है कि मैं क्या सेलेक्ट करूँ। तो सबसे पहली चीज जो सेलेक्ट हो ही नहीं सकता ना, वो सेलेक्ट क्या नहीं हो सकता? देखो, वो सेलेक्ट, सबसे पहली चीज ये है कि हो ही नहीं सकता जो सेलेक्ट, वो ये है, ये नहीं हो सकता सेलेक्ट। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी वैल्यू जो आपको मेजर करनी है वो इससे छोटी नहीं है, 0.2 से तो सब बड़े हैं ना। तो अगर आपने ये वाला जो है वो एमीटर सेलेक्ट कर दिया, तो सर्किट में ज्यादा करंट जाएगा, तो सर्किट में ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आपके पास कम एम्पेयर्स की मशीन थी और ज्यादा एम्पेयर्स फ्लो कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो चीज खराब हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये यूज नहीं कर सकते हम। सेम गोज फॉर दिस, 2 मिली एम्पेयर से भी ये सब ज्यादा है, 20 मिली एम्पेयर से भी ये सब ज्यादा है, राइट? तो ये तीनों तो हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज जो मेजर्ड वैल्यू है वो इससे बड़ी है, मेजर्ड वैल्यू इज हायर। ये बताओ, ये बात समझ में आई? अब आते हैं कि 0 से 10 एम्पेयर बचा और 200 मिली एम्पेयर बचा, तो इसमें से हमें कौन सा यूज करना चाहिए? तो 0 से 10 एम्पेयर, एम्पेयर तो बड़ा यूनिट है ना, तो 0 से 10 एम्पेयर और 200 मिली एम्पेयर, तो 200 मिली एम्पेयर वाला जो है वो इससे बड़ा है, राइट? तो हम लिखेंगे यूज 0 to 200 मिली एम्पेयर वाला एमीटर टू मेजर 100 मिली एम्प। हो गया स्टेटमेंट वन खत्म। सही है। फिर अब ये दोनों अगर देखा जाए तो 200 से तो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एक ही बच रहा है। तो राइट यूज 0 to 10 एम्पेयर एमीटर टू मेजर 320 मिली एम्पेयर एंड 220 मिली एम्पेयर। See, what I need you guys to learn is they don't want to have English expression. They just want to know the physics out of it. So try to understand that we are working on the physics part, not the English or paragraphing part. So no matter how you write it, just communicate this, the correct physics. That's the happening. That's it. You are going to get marks.
अगर आप पूरे पैराग्राफिंग करोगे कि सिलेक्शन ऑफ दिस वुड बी, तो वो फजूल है, उसके कोई नंबर आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया आपने। तो ये मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम, अगर फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूं, हाँ मैं ऐसे देता हूँ कि मैं एक छोटे से सेल का करंट मेजर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेल का करंट मेजर करना चाह रहा हूँ, तो सेल में जाहिर है ज्यादा करंट तो नहीं होता। तो मैं इलेक्ट्रिशियन अंकल को बोलूँ कि इलेक्ट्रिशियन अंकल आप आ जाएं, मुझे काम करवाना है आपसे। इलेक्ट्रिशियन अंकल बोलेंगे क्या काम कराना है, उनको बोलेंगे ये रहा सेल, इसका करंट मेजर कर दो। तो इलेक्ट्रिशियन अंकल बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने मुझे इतना दूर से बुलाया या इतने पैसे खर्च करके बुलाया एक छोटे से सेल के लिए। अब रीजन क्या, क्या इलेक्ट्रिशियन अंकल सेल का करंट मेजर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उनका काम है, उनको करना चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट नहीं था कि उसके लिए उनको बुलाया जाता। हाँ, अगर मेरे घर में कोई प्लग काम नहीं कर रहा, एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रही, मेरे घर का मेन स्विच, मेरा मेन ब्रेकर खराब हो गया, तो मुझे उसको बुलाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो काम जिस डिवाइस का है वो उसी से करवानी चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए, तो 0 to 10 एम्पेयर अगर आपने लिख दिया ना कि वो हमेशा सारे करंट मेजर करेगा, तो एम्पेयर वाला करंट मिली एम्पेयर से 1000 गुना ज्यादा है। तो 100 मिली एम्पेयर और 220 मिली एम्पेयर एक्चुअली में तो 0.1 एम्पेयर और 0.2 एम्पेयर हुए ना। उसके लिए अगर आप 10 एम्पेयर वाली डिवाइस उठा के ले आए, तो आप कहोगे कि यार ये तो मतलब क्या कहते हैं, बुरी बात है, मतलब इतनी हैवी ड्यूटी एडवाइस दे रहे हैं आप। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो एक मार्क उसी कैंडिडेट को मिलेगा जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसा करंट वैसी रेंज। ये इस सवाल का टेस्ट है, इसमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब आते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं, हम आते हैं आगे। इसमें एक और भी सवाल था मेरा ख्याल है। देखो ये, हाँ ये रहा। चलो पहले तुम लोग करो, 2 3 मिनट में तुम्हें देता हूँ। चलें अब मैं कराता हूँ। देखें, क्वेश्चन कहता है कि क्या करो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करो। ठीक है, तो 12 वोल्ट्स है ये, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वी नो कि क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वी नो कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता है। जाहिर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। वो कहता है एट वन टेम्परेचर, एट वन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज 1200 ओम्स, दिस इज 1200 ओम्स। ठीक है, यानी कि थर्मिस्टर हमने कल डिस्कस किया था। अच्छा, जो कल क्लास में नहीं थे उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी थी? तो उसमें थर्मिस्टर का पूरा डिस्कशन है।
तो ये नहीं सोचना कि थर्मिस्टर पता नहीं क्या आ गया अचानक से, उसमें है थर्मिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर होता है जिसकी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होती है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर आ जाएगा, अभी वापस आता है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वैसे तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके, सिंपल अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त अगर मैं पूछूं कि क्या करना चाहिए, तो मेरे पास क्या टोटल रेजिस्टेंस है? तो जवाब है बिल्कुल है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी सीरीज सर्किट में? 2000 प्लस 1200 कितनी हो जाएगी? तो रेजिस्टेंस निकाले अगर तो ऐड करते हैं ना सीरीज में, तो ऐड कर लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी? 3200 ओम्स। और टोटल वोल्टेज भी है, टोटल रेजिस्टेंस है 3200 ओम, और टोटल वोल्टेज है, तो क्या आप करंट निकाल सकते हो? तो आएगा फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन आर, विच इज 3200, राइट? सो 12 डिवाइडेड बाय 3200 वुड गिव अस करंट विच इज 3.75 एक्सपोनेंट माइनस 3.75 एक्सपोनेंट माइनस 3, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.00375, एक ही बात है अगर आपके कैलकुलेटर में आ रहा है। तो इन दोनों का करंट क्या है? सेम। तो करंट सेम है। अब अगर करंट सेम है तो मुझे इसके अक्रॉस करंट पता चल गया ना, अब मैं इसका वोल्टेज निकाल सकूंगा, राइट? क्या ख्याल है? फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो करंट आ गया 0.00375 टाइम्स रेजिस्टेंस कितनी है? 1200, सॉरी 2000, 1200 वाले पे नहीं, 2000 वाले पे पता करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा 7.5। ये बताओ, ये बात समझ में आई? चलो अब एक काम करो, अब जरा पार्ट टू करो, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। तो आई हैव वन आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब होगा, तो उसको सेव करें पहले तो, फिर उसको हटाएं। अब वो क्या कहता है? वो कहता है एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2000 ओम रेजिस्टर इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज क्यों हुआ जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? तो अब इसका जवाब सुने, बड़े मजे का है। एज टेम्परेचर, बल्कि जवाब देने से पहले पहले मुझे ये याद करके बताएं कि थर्मिस्टर का मतलब था टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, रिलेशन क्या था? डायरेक्ट या इनवर्स? आर यू श्योर? भाईजान रिलेशन था इनवर्स, हमेशा इनवर्स, हमेशा इनवर्स, हर चीज के साथ इनवर्स रिलेशन था, कल बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया। रेजिस्टेंस हो, लाइट हो, हर चीज के साथ रिलेशन इनवर्स होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब सबसे पहली चीज ये है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस
ऑफ थर्मिस्टर डिक्रीजेस। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसे यहाँ रखें और वापस ऊपर जाएं, तो क्या हुआ इसका, हमने ये बताया कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, राइट। इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई तो क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई, ठीक है। अच्छा, तो पहले आपने कहा मान लो यहाँ पे 7.5 वोल्ट आपने निकाले थे, यहाँ थे 7.5 वोल्ट। तो सवाल ये है कि फिर मुझे जरा ये बताओ कि अगर 7.5 वोल्ट 2000 ओम के वास्ते, तो इस वक्त यहाँ पे कितने होंगे वोल्ट? तो 4.5 वोल्ट होंगे, क्योंकि 7.5 और 4.5 को ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। हाँ या ना? यस और नो। ऐसे ही होता है ना। आप कहते हो कि टोटल वोल्टेज का कुछ पार्ट सीरीज में डिवाइड होकर डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स पे जाता है। तो 7.5 यहाँ पे था, हमने कैलकुलेट किया था पार्ट वन में, और फिर थर्मिस्टर के अक्रॉस उसने पूछा नहीं था तो हमने कैलकुलेट भी नहीं किया था, लेकिन मुझे ये पता है कि टोटल 12 था, अब 7.5 में है, ठीक है। अब अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई तो इसके वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? वी नीड टू थिंक ऑन दिस। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, राइट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। R ज्यादा, V ज्यादा, R कम, V कम। ये बताओ, ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि अब पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, चलो 3 हो गया। मुझे बताओ यहाँ कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए ना, ताकि टोटल वोल्टेज तो 12 ही रहे। या मान लो इधर 1 वोल्ट हो गया, डिक्रीज हो गया, तो नीचे कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, राइट, ताकि टोटल 12 है। डू वी गेट दिस? और जाते हैं वापस नीचे, जहाँ हम आंसर लिख रहे थे। हम लिखेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर डिक्रीज। इसका एक नंबर हो गया। अब मैं लिखूंगा दिस इंक्रीजेस द वोल्टेज अक्रॉस द 2000 ओम रेजिस्टर। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको बात बता दी कि अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इज दिस अंडरस्टूड? गुड जॉब। तो एक छोटी सी अब एडवाइस मैं ये दूंगा कि देखो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में ना, मैंने आपके सामने पेपर ही खोले हैं। मैंने 2019 का खोला हुआ है, फिर मैं 2022 पे चला जाऊंगा, कहीं पे भी चला जाऊंगा। तो एडवाइस मेरी ये होगी कि आप जब भी पेपर टू इंस्टॉल करोगे ना, पेपर टू, उसमें हमेशा आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बिजली के देंगे। देखो ये बिजली है, स्टैटिक है 5, ठीक है। ये भी फोटोस्टेट का आ गया, तो ठीक है, ये आ गया हमारा। तो आपने क्या करना है, कोई भी रैंडम ईयर खोल लें आप, 2001 खोल लें, 2 खोल लें, 3 खोल लें, 10 खोल लें, 20 खोल लें, जो मर्जी खोल लें, विंटर खोल लें, समर खोल लें। आपको हमेशा ये वाला जो टॉपिक है इसका सवाल मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, जस्ट टू एक्सप्लेन ये कितना इम्पोर्टेंट। डू यू गेट दिस? तो अब मुझे एक होमवर्क देना है आप लोगों को। वो होमवर्क इवेंचुअली ये देना है कि आप कोशिश ये करें कि आप समझ लें, कोई कोई हमारी ट्यूसडे को क्लास है ना, थर्सडे, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तुम लोगों के मिड मिड टर्म कब है? मंडे को किस चीज का मिड टर्म? केमिस्ट्री में क्या आ रहा है?